इनका तमाम तर जो डिफेंस सिस्टम है इतना वीक है, इनको पता नहीं कि कहां पर हम अटैक कर रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है। लगता तो यह है कि सोची समझी साजिश के तहत इस अस्पताल को टारगेट किया गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशान मीर। नाजरीन, इसराइली गासिब फौजियों की बर्बरियत को 13 रोज गुजर चुके हैं। आज 13वां दिन है। इसराइली फौजी निहत्ते मजलूम अनआर्म्ड सिविलियन पैलेस्टीनियंस पर बमबारी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और अब तो फलस्तीनियों के अस्पताल को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर बीमार फलस्तीनी जेर इलाज थे। डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ वहां पर मौजूद था। जंग का यह सिलसिला रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने इसराइल का दौरा किया और इससे पहले अमेरिकी वजीर दिफा और इसराइली वजीर दिफा के जो स्टेटमेंट्स आ चुके हैं वो मिलते जुलते हैं। इसराइली वजीर दिफा ये कहते हैं कि हम गजा का नक्शा 180 डिग्री पर तब्दील कर देंगे। अभी जो कैजुअलिटीज रिपोर्ट हो रही हैं, 3500 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया गया है और बमबारी के इस नतीजे में बहुत सी ऐसी शहादतें हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुई। मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या मोसाद, जो कि इसराइली खुफिया एजेंसी है, वो पहले से इस तरह कोई तैयारी कर रही थी कि इसराइल पर हमला किया जाए। और जो बयानात दिए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से, फलस्तीनियों के लिए एड का भी ऐलान किया गया है, लेकिन इसके बरअक्स तमाम तर इस जंग में अमेरिका और यूरोपियन कुव्वतें इसराइल के साथ खड़ी हुई दिखाई देती हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, 12 रोज गुजर चुके हैं, 13वां रोज है आज फलस्तीन की सूरत हाल, गजा की सूरत हाल पर क्या कहेंगे आप? क्या ये सोची समझी साजिश पहले से प्लान का नतीजा है ये इसराइली एजेंसी का? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। ये एक डेस्परेट सिचुएशन थी फ़लस्तीनियों के लिए, हमास के लिए। और इन्होंने इसको इकरार किया कि जी वो डेस्परेट थे और ये कंटिन्यूअस इन्वेजन, जो ग्राउंड इन्वेजन हो रही थी, एरियल अटैक्स हो रहे थे, बम्बारमेंट हो रही थी, देन डिसरिस्पेक्ट टू अल कुदस अल शरीफ पे वहाँ पे थे, स्टॉर्मिंग जब नमाज पढ़ रहे थे वहाँ पे लोगों को तंग किया जा रहा था। तो इस तरह के बहुत सारे अवामिल थे। तो वंस फॉर ऑल उन्होंने डिसाइड किया कि जी इसका एक बदला लिया जाए, और ये स्पॉन्टेनियस कोई एक्शन नहीं था। इट वाज अ डेलिब्रेट प्लानिंग, यकीनन हमास की तरफ से थी, और इनको कॉन्सिक्वेंसेस का भी एहसास था कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसके क्या रिपरकशन हो सकते हैं। तो ये प्लानिंग के साथ थी, इसमें नहीं था। लेकिन ये है कि इजरायली साइड पे देखें, उनका जो मिथ थी, जो उनके एक इनविंसिबल, एक फॉर्मिडेबल इजरायली डिफेंस फोर्सेस का कंसेप्ट था, वो ग्राउंड हो चुका है। और उनका जो डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह आपने बात की, मोसाद है, शबाक है, अमान है, इनके इंटेलिजेंस सर्विसेज है, दे टोटली फेल। और अगर ऐसे प्लानिंग थी तो वो डिटेक्ट नहीं कर सके कि जिस तरीके से वो कह रहे हैं। और इसके अलावा देखें, उनका जो डिफेंस सिस्टम था बड़ा स्ट्रांग, आयरन डोम, और उसके बड़े बड़े चर्चे थे। और ये बनाया इसीलिए था कि अगर इनकेस गजा से वहां से रॉकेट्स फायर होते हैं या हिजबुल्लाह फायर करता है तो वो किसी तरीके से इनकी बचत होगी। वो भी इसमें फेल हुई। फिर उनकी जो एक फॉर्मेडेबल डिफेंस एक दीवार बनी हुई थी, और वो इसमें स्मार्ट फेंस लगे हुए थे, लेजर्स लगे हुए थे, उसको ब्रीच करके वो पेनिट्रेट करके अंदर चले गए हैं। तो इट वाज ए टोटल फेलियर। जब हम बात करते हैं इजरायली डिफेंस फोर्सेस की, वो मिथ उनकी खत्म हुई। और इसका ये भी एक मैसेज है कि पहले जंगें जितनी हुई हैं इसराइल की, वो अरब ममालिक के साथ थी, इस दफा उनके एक सिविल आर्म फोर्स के साथ थी, एक इरेगुलर मलेशिया के साथ थी। एक और ये भी मैसेज दिया कि जी वो जंग जो है अकेले कभी जीत नहीं सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन जो उनके सपोर्ट थी, जो मटेरियल सपोर्ट जो अभी आ रहा है, तो उनकी वो जरूरत की, जो उनकी रिक्वायरमेंट की निशानदेही हुई कि वो इतने पावरफुल नहीं है जितने बात की जाती है। और देखा जाए तो 4th लार्जेस्ट आर्मी है रीजन में, 18th लार्जेस्ट आर्मी दुनिया में है, लेकिन हमास के चंद हजार लोगों के सामने वो जमीन बोस हो गई। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, आप खुद डिफेंस एनालिस्ट हैं, इन चीज़ों पर आप बेहतर निगाह रखते हैं। गुज़श्ता शब जो फ़लस्तीन के हॉस्पिटल पर अटैक किया गया, जिसके नतीजे में 500 फ़लस्तीनी शहीद हुए, मोसाद, इसराइली फ़ौजें और इनका तमाम तर जो डिफेंस सिस्टम है इतना वीक है, इनको पता नहीं कि कहां पर हम अटैक कर रहे हैं और हमारा टारगेट क्या है। लगता तो यह है कि सोची समझी साजिश के तहत इस अस्पताल को टारगेट किया गया और इससे पहले इसी तरह से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को। बिल्कुल सही है, आप सही कह रहे हैं। डेलिब्रेट प्लानिंग थी। पहले देखें, उनको शक था और उनको था कि यहाँ पे आके हमास के फाइटर्स इस एरिया से ऑपरेट करते हैं, यहाँ शेल्टर ले रहे हैं, एक ये आप एक सोच थी उनके जहन में।
सेकंड, उन्होंने 20 हॉस्पिटल्स अक्रॉस गजा में उनको ऑलरेडी वार्न किया था, यहां से एवैक्यूएट करें, हॉस्पिटल्स को वेकेट करें, हम आपको टारगेट कर सकते हैं। और आज जब सुबह आपने देखा, जब कल रात को जो हमला हुआ उसके फौरन बाद जो वहां पे ट्वीट किया है उनका एक नफ्ताली है जो एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू है, तो उन्होंने कहा था कि इजरायली एयरफोर्स ने ये टारगेट किया है। बाद में उन्होंने अपनी ट्वीट डिलीट की। और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स जो हैं वो उनका भी यही कहना है कि जी जिस तरीके से वहां पे डिस्ट्रक्शन हुई है ये आम रॉकेट के पेलोड से हो ही नहीं सकता है। ये यकीनन हैवी पेलोड था जो जहाजों से या दूसरे अटली जो मिसाइल्स होते हैं उसके तरह उस तब ये मुमकिन है। सो सारी जो उंगलियां हैं इसराइल की तरफ ही उठती हैं। ये तो एक अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस्लामिक जिहाद का उन्होंने नाम लिया है। ये एक साइबर वारफेयर है और एक दुनिया को ये कन्विंस करने की कोशिश में लगे हुए हैं कि ये खुद ही उन्होंने गलती से ये किया है, हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी लिविंग असाइड अमेरिका, बाकी सब इस बात पे इनको एहसास है कि ये इसराइल का हाथ था इसी में। अब ब्रिगेडियर साहब, जो गजा स्ट्रिप है और यहाँ पर जो मुसलमान रिहाइश पजीर थे उनको कहा कि आप इवैक्यूएट करें, लेकिन फिर उनको वक्त भी नहीं दिया गया और बमबारी शुरू कर दी गई। जो इसराइली वजीर दिफा का स्टेटमेंट था कि हम गजा का नक्शा तब्दील कर देंगे 180 डिग्री पर, सूरत हाल आपको ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है? इसको वाइप आउट करने की कोशिश की जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखें, एक तो अल्टीमेट एम तो एथनिक क्लेंजिंग का है, और जो नॉर्दर्न गजा का जो वेकेट करने के उन्होंने कहा है 1.1 मिलियन लोगों को कहा है कि आप इसको वेकेट करें नॉर्थ को, और स्पेशली इसमें गजा सिटी है। लेकिन इसमें असल इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे हमास का मिलिट्री और पॉलिटिकल हेडक्वार्टर्स हैं। तो दैट्स वाई वो चाहते हैं ये विकेट करें और इसको आके वो ऑक्युपाई करेंगे। सब्सिक्वेंटली आप देखेंगे जब ऐसा होता है तो ये नॉर्दर्न गजा को ये ऑक्युपाई करेंगे और सब्सिक्वेंटली ये साउथ की तरफ जाएंगे। दैट्स वाई उनको कहा कि साउथ में जाएं, और वहां पे इनका ऑब्जेक्टिव ये है इनको पुश करें टुवर्ड्स सिनाई पेनिनसुला वंस फॉर ऑल, और इस तरह इनको वहां से निकालें और सब्सिक्वेंटली इसको ऑक्युपाई किया जाए। ये अल्टीमेट गोल्स हैं। और ये एहसास अभी इजिप्शियंस को भी होने लगा है कि हमारे साथ क्या होने लगा है। ठीक है सर, ये हमास जो है इसके अब जितने एलाइज हैं, अफगानिस्तान, अल्जीरिया, इजिप्ट, ईरान, कतर, सूडान, सीरिया, जो स्टांस अब तक लिया गया हमास के एलाइज में से वो तो खुलकर ईरान की जानिब से लिया गया, बाकी एलाइज की जानिब से खामोशी है। इस पर भी आप कमेंट कीजिएगा। और दूसरा, जो हिजबुल्ला ने हमले शुरू किए हैं इसराइल पर, इसका क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? देखें, पहले मैं हिजबुल्लाह की बात करता हूँ। हिजबुल्लाह ने तो अभी 1% भी अपनी पावर शो नहीं की है। वो तो एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में है। वो शीबा फार्म्स हैं, वो जो डिस्प्यूटेड एरिया है जो लेबनान का है, इसराइल ने ऑक्युपाई किया, वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड हैं। अगर अभी तक तो हिजबुल्लाह फुल फ्लैश इन्वॉल्व नहीं हुए हैं, अगर वो फुल फ्लैश इन्वॉल्व होंगे तो इसराइल के लिए बहुत सख्ती है, इसमें मुश्किलात पेश आ सकती हैं और 2 फ्रंट वार के चांसेस इस पे हो सकते हैं। और इसके लिए क्योंकि इस जो हिजबुल्लाह है बहुत पावरफुल है, उनके पास बहुत वेपन्स है, उनके पास मिसाइल्स हैं, और ऑलरेडी उनके दे आर बैटल हार्डन, तो देयरफॉर उनके लिए इसराइल के लिए मुश्किलात इसमें बढ़ सकती हैं। तो वो पंगा लेने से 10 दफा सोचेंगे इस तरफ हिजबुल्लाह की तरफ जाते हुए। सेकेंडली, जो आपने रिस्पांस की बात की है, लेकिन मेरा ख्याल में इस्लामिक जो अरब मिडिल ईस्ट में स्पेशली सऊदी अरब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया है, और जिस तरीके से उन्होंने जो उनकी बातचीत चल रही थी उनको एक तरफा खत्म कर दिया है, तो वह एक पॉजिटिव स्टेप था। और दूसरा जो सब्सिक्वेंट स्टेटमेंट्स आई हैं वो भी अच्छी हैं। और एट द सेम टाइम जो सनअप किया है जॉर्डन ने और फलस्तीन ने बाय रिफ्यूजिंग टू मीट प्रेसिडेंट बाइडेन, मेरा ख्याल में वो एक बहुत बड़ी एक मैसेज है कि जी अगर आप सपोर्ट करेंगे इजराइल को देन हम फिर आपसे मिलने को हम तैयार नहीं है, बिकॉज उनका मैसेज यही है कि आप वन साइडेड कर रहे हैं। तो फिर देखें पब्लिक ओपिनियन जो अक्रॉस मिडिल ईस्ट में है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में पब्लिक ओपिनियन बिल्कुल फलस्तीनियों के साथ है। और जिस तरीके से डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहे हैं अमेरिका में, यूनाइटेड किंगडम में, एल्सवेयर यूरोप में और मिडिल ईस्ट में, तो पब्लिक दे आर विद द पैलेस्टीनियंस है। यकीनन गवर्नमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल वो इजराइल के साथ हैं। अनफॉर्चुनेटली जो कंसेप्ट है ज्यूइश लॉबी का अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है, और वो इसको बिल्कुल वो इसको बेसिकली मैन्यूवर कर रहे हैं और इसको कंट्रोल कर रहे हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, OIC पर तमाम नज़रें हैं कि जो इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद है,
57 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें, वो अपना किरदार नहीं अदा कर रहे। ओआईसी सर इतना कमजोर है कि इसराइल को रोक नहीं सकता कि फौरी तौर पर यहां पर जंगबंदी की जाए, क्योंकि हमास का नाम लेकर शहीद तो निहत्ते अनआर्म्ड सिविलियंस को किया जा रहा है गजा में। देखें जी, बड़ा मुश्किल काम है। अभी एक तो ये है कि जो बहुत सारे मुसलमान जो ममालिक हैं वो अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, हर एक का अपना इंटरेस्ट भी है इसमें है। तो इसलिए अभी मैंने देखा है कि इसमें एक यूनानिमिटी जो एक्सपेक्ट की जाती है वो है नहीं है। सेकेंडली, अगर ये कोई ऐसा डिसीजन दें, कोई थ्रेट करें कि हम ऐसा कर सकते हैं, या ऑयल कहें कि हम ऑयल प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो उससे बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। मेरे ख्याल में उस तरफ को इनको सोचना चाहिए और एक यूनानिमस एक डेडलाइन देनी चाहिए इनको, स्पेशली जो ममालिक जो उनके एम्बेसीज या डिप्लोमेटिक रिलेशन से जो 8 मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है, उनको कहना चाहिए अगर फलानी फलानी डेट तक अगर सीज फायर नहीं होता है तो देन हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस खत्म करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये स्टेप बहुत जरूरी है, वरना खाली स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। कि वक्त का नाजरीन, फ़लस्तीन में जंग जारी है और निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। सवाल यह है कि आलमी ताकतें कब होश के नाखून लेंगी और यहाँ पर सीज़ फायर होगा। रुखसार मेरे को इजाज़त दें, दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।